Good morning to all. I Bhanu Chaudhary welcome you all. In today's video, we will discuss about the basic concept of organic chemistry. So the chapter's name would be Basic Understanding of Organic Chemistry. आज के चैप्टर में हम बहुत बेसिक बातें करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है, बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके बीच में बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग का स्टेटस क्या है. सबसे पहले तो बात समझनी होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है. बहुत सिंपल शब्दों में, बिकॉज दिस चैप्टर बिलोंग्स टू क्लास 11th एंड 12th, तो बहुत बेसिक शब्दों में अगर बताया जाए तो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी करना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलॉन्ग विद कार्बन हमारे पास कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, these are also important elements in the organic chemistry, but the most important is carbon and hydrogen. जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स. क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. चलिए, यहां तक की बात होने के बाद हमें जाने कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है. सो जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, हमें मेनली 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. वो कौन कौन से? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले जो पढ़ना होगा दैट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेचर क्या है. तो पूरी की पूरी स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में. जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे दैट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट स्टडी हमें करनी है दैट इज अ स्टडी ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको हम आईयूपीएसी नेम या नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं. आईयूपीएसी, इसके बिना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है. जो हमें थर्ड पॉइंट पढ़ने होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दैट इज अ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of organic compounds, and the last one is your reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म बोले तो रिएक्शन किस तरह से हो रही है, उसका हर कोई स्टेप, छोटे से छोटा स्टेप जो हमें स्टडी करना होता है उसे बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म. तो मेन 4 पॉइंट है जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. पहला होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड वन इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थर्ड प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड द लास्ट वन इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म. तो अब हम इतना शुरू करने से पहले आज हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे. तो शुरू करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. चलिए, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देखिए, स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं पता तो आप स्ट्रक्चर्स को नहीं पढ़ सकते. और हाइब्रिडाइजेशन को पता करने के लिए हमें ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स
के बारे में स्टडी करना होगा और ऑर्बिटल्स के बारे में जानना होगा। तो मैं बहुत बेसिक सी बातें बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कि सबसे पहली जो बात आती है ऑर्बिटल्स में, दैट इज कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, s, p, d एंड f ऑर्बिटल। हमारे पास 4 टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं, s, p, d एंड f। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली s और p ऑर्बिटल से फाइट करनी है, इसके बारे में स्टडी करना है। s और p ऑर्बिटल से हमारा काम जनरली 99% केसेस में हमारे पास s और p ऑर्बिटल्स ही होंगे जिनसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं, जो s ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप। s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। ओहो, स्फेरिकल इन शेप देख लेना। चलिए, तो जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है और जो p ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप होता है। डंबल शेप में भी क्या होता है कि आपके पास एक px होगा, मान लीजिए x है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये z कोऑर्डिनेट है। तो एक px होगा अपने पास, एक py होगा और एक pz होगा। तो ये जो डंबल शेप होते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन p ऑर्बिटल्स होते हैं, इन तीनों को मिला के बनता है। दैट इज कुछ इस तरह का बनेगा ओवरऑल। ये जो होगा आपका p ऑर्बिटल, ये px, ये py एंड ये pz। चलिए, दिस इज अबाउट द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल में मुझे थोड़ी सी बातें और बतानी ताकि मैं आपको हाइब्रिडेशन सिखा सकूं। हाइब्रिडेशन हालांकि मुझे पूरा नहीं सिखाना, पूरा जो हम सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। हाइब्रिडेशन में सिर्फ मुझे छोटी सी बात बतानी है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में पूछा जाता है कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सो बिफोर यू go to calculate the sigma bond and pi bond, you must understand what is the sigma bond and pi bond. So आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो हम उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। देखिए, हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि यहां से एक ऑर्बिटल आ रहा है, यहां से एक ऑर्बिटल आ रहा है, सामने से अगर वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं तो उसको बोला जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जैसे कि मेरा एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, दोनों अगर मिल जाएं तो ये क्या होगा? सामने से आए हैं, दोनों क्या है? सामने से आए हैं और ओवरलैप कर गए, इसे बोलेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उससे हमारे पास बनता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो s और p ऑर्बिटल्स के बीच में बन सकता है और p और p ऑर्बिटल्स के बीच में भी, हालांकि वो ss ऑर्बिटल्स के बीच में भी बन सकता है। इसके अलावा वो p एंड d के बीच में बन सकता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, जैसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, वो sp ऑर्बिटल में बन सकता है, pp ऑर्बिटल्स में बन सकता है और ss ऑर्बिटल में। देखिए, अगर मेरे पास ये रहा एक s ऑर्बिटल और ये रहा एक s ऑर्बिटल, दोनों के क्या है? न्यूक्लियस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मैं देखूं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देखूं और इन दोनों की ओवरलैपिंग करा दूं, क्या करा दूं? ओवरलैपिंग। ये इधर से गया, ये इधर से गया, ये s ऑर्बिटल इधर से गया, ये ऑर्बिटल s इधर से गया, दोनों ने ओवरलैप कर लिया। तो जब ओवरलैपिंग होगी थ्रू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी। कैसे होगी? थ्रू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन रही है इसे ही हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। कैसा होता है? स्ट्रांग बॉन्ड होता है। चलिए, तो ये तो मैंने बताया आपको ss ऑर्बिटल्स के बीच में, ss ऑर्बिटल्स के बीच में। ऐसा हो सकता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो s और p के बीच में बन सकता है। तो जानते हैं कि s और p के बीच में कैसे बनेगा, s और p के बीच में कैसे बनेगा।
देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से p ऑर्बिटल है। सो ये px रहा, ये px रहा और ये s ऑर्बिटल। अगर जो s ऑर्बिटल इस ओवरलैप इस लोब के साथ ओवरलैप करे, इस लोब के साथ ओवरलैप करे या इस लोब के साथ ओवरलैप करे, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। s ऑर्बिटल जब भी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगे, देखो ये पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, जैसे ही पास आएगा तो ये s ऑर्बिटल यहां आ जाएगा, ये रहा इसका न्यूक्लियस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में जब ओवरलैपिंग हो गई तो इसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। अब आप कहोगे सर इसमें कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे एक s ऑर्बिटल रख लूं, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, तो ये देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में ओवरलैपिंग आई है, यानी कि ये वाली ओवरलैपिंग भी क्या हो गई? सिग्मा बॉन्ड हो गई। अगर मैं यहाँ पे करूं तो यहाँ पे भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में ओवरलैपिंग आई है, इसीलिए ये वाला बॉन्ड भी कैसा हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया। कैसा हो गया? सिग्मा बॉन्ड। अब जब सिग्मा बॉन्ड जब ओवरलैपिंग होती है, जब ओवरलैपिंग होती है तो एक लोब बहुत बड़ा हो जाता है और एक लोब बहुत छोटा हो जाता है, एक लोब बहुत बड़ा हो जाता है और एक लोब बहुत छोटा हो जाता है। उसका भी मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। आई होप आपको सिग्मा बॉन्ड क्लियर हो गया। अब देखिए अगर मैं pp ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराता हूं, pp ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराता हूं तो सिग्मा बॉन्ड भी बन सकते हैं और पाई बॉन्ड भी बन सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बन सकते हैं और पाई बॉन्ड भी। देखिए मेरे पास ये एक p ऑर्बिटल है, ये रहा एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल यहां पे भी है मेरे पास। देखिए ये न्यूक्लियस इसके बीच में यहां ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोलूंगा मैं? सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है ना, और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो उसे क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो मजबूत बॉन्ड बनता है। कभी भी अगर बॉन्ड बनाएंगे तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पहला बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। चलिए यहां तक आपको सिग्मा बॉन्ड की कहानी समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा पाई बॉन्ड की। किसकी? पाई बॉन्ड की। नेक्स्ट बात हम करेंगे पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स में सिर्फ अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है उसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड ओनली एग्जिस्ट इन pp pd। हमें तो सिर्फ pp से मतलब है क्योंकि d ऑर्बिटल को हम स्टडी नहीं करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर भी मैं बता दूं pp ऑर्बिटल्स में हो सकता है और pd ऑर्बिटल्स में हो सकता है। s और p में कभी भी सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। कभी भी ss ऑर्बिटल्स में और sp ऑर्बिटल्स में से पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। s और p में कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। हालांकि pp में और pd में ऑर्बिटल्स में पाई बॉन्ड बन सकता है। पाई बॉन्ड बनने से पहले ऑर्बिटल्स को सिग्मा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। पाई बॉन्ड बनाने से पहले ऑर्बिटल्स को क्या बनाना होगा? सिग्मा बॉन्ड बनाना होगा। देखिए जैसे मैं pp ऑर्बिटल्स का एग्जांपल लेता हूं, ये भी एक p ऑर्बिटल है, ये भी एक p ऑर्बिटल है। अब इसने क्या करा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली। जैसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग करी, फर्स्ट ओवरलैप तो हो गया, लेकिन जो ये वाला ऑर्बिटल है और जो ये ऑर्बिटल है ये वैकेंट है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो सकता है कि इस वाले ऑर्बिटल के साथ, इस वाले ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग कर ले, या इस वाले ऑर्बिटल्स के इस वाले ऑर्बिटल के साथ यहाँ इस वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ले, या इस वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ले। जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, देखिए ऐसे ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे मेरे पास एक ये है, एक ये है, ये ऊपर नीचे ओवरलैपिंग कर लेंगे, साइड्स ओवरलैपिंग कर लेंगे, तो इसे क्या बोला जाएगा? पाई बॉन्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पाई बॉन्ड। देखिए यहां से हुआ तो सिग्मा, ये क्या से हुआ? सिग्मा। अगर मैं साइडवेज ओवरलैपिंग करूंगा तो पाई बॉन्ड,
क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो जो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ बन रहा है उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पास जो बॉन्ड बनता है, के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और जो ऊपर और नीचे जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें बोला जाता है पाई बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है? पाई बॉन्ड। जो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं उन्हें बोला जाता है पाई बॉन्ड्स। चलिए, आई होप आपको पाई बॉन्ड भी समझ में आ गया होगा। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है क्योंकि दूर से इंटरेक्शन ले रहा है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है क्योंकि पास से, दूर से एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दूर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये यहां से इसको हेलो बोल रहे हैं, ये यहां से हेलो बोल रहा है, तो दूर दूर से इंटरेक्शन जब होगा तो बॉन्डिंग कैसे होगी? वीक होगी। ये दोनों यहाँ पे आके मिलके बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो बॉन्डिंग कैसी होगी? स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। हमेशा पाई बॉन्ड बनने से पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और ब्रीफ डिस्कशन, हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग में। अभी के लिए इतने समझ लीजिए कि सिग्मा बॉन्ड होता है क्या, पाई बॉन्ड क्या होता है। चलिए, अब यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, ऑर्बिटल्स हमने सीख लिए हैं, अब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन से हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लगता है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में मैं पहले बता दूं कि सबसे पहले अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक होता है s और p हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में जो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड की वजह से, तो उसे बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। इसमें लीनियर शेप स्ट्रक्चर होता है, लीनियर शेप या स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर मान लीजिए आप। शेप के लिए भी अलग से कहानी आती है, शेप एंड स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है आपके पास sp2। जब sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर, और जब sp3 आता है तो टेट्राहेड्रल। देखिए, लीनियर में क्या होगा? लीनियर में एक सेंटर पे एटम होगा और दोनों तरफ कुछ लग रहे होंगे, कुछ एलिमेंट्स लग रहे होंगे। ट्रायंगुलर प्लेनर में क्या होगा? एक सेंटर पे एटम होगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से एटम्स लग रहे होंगे, एटम या मॉलिक्यूल्स लग रहे होंगे। टेट्राहेड्रल क्या होगा? यहाँ एक सेंटर पे होगा सेंट्रल एटम और यहाँ पे कुछ इस तरह से एलिमेंट्स लग रहे होंगे, बी 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 बी। देखिए, ये देखने में ऐसे लग रहा है, तो मैं इसकी प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेशन बताऊं। जैसे ये फिंगर है, एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनने के बाद वो एक ऊपर रख दिया, तो जो ये शेप बनी है उसे बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल। मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूं। देखिए देखिए, मेरे पास ये 3 पेन है, इन्होंने एक ट्राइपॉड बनाया। क्या बनाया? ट्राइपॉड बनाया। दिख रहा है ट्राइपॉड? और इस ट्राइपॉड के ऊपर मैंने एक और पेन लगा दिया। तो यहाँ पे सेंटर एटम है, यहाँ 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 और यहाँ कुछ एलिमेंट्स या ग्रुप्स हैं। तो इस तरह की जो शेप होगी, इस तरह की जो शेप होगी उसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया। नीचे ट्राइपॉड और ऊपर एक और बॉन्ड लगा हुआ है, और इन बॉन्ड्स की वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके बीच में बॉन्ड्स की बात करूंगा तो इसमें बॉन्ड्स कितने होंगे? इसमें बॉन्ड्स होंगे 6 बॉन्ड्स होंगे। कितने बॉन्ड्स होंगे? 6 बॉन्ड। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 6 बॉन्ड। तो टोटल 6 बॉन्ड होंगे। हालांकि 6 बॉन्ड एंगल होंगे। बॉन्ड होंगे 4 और एंगल होंगे 6, तो बॉन्ड एंगल होंगे 6। पहला बॉन्ड एंगल, दूसरा बॉन्ड एंगल, तीसरा बॉन्ड एंगल, चौथा बॉन्ड एंगल, पांचवा बॉन्ड एंगल, छठा बॉन्ड एंगल। तो हमारे पास कितने बॉन्ड एंगल होंगे? 6 बॉन्ड एंगल होंगे। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए, अब धीरे धीरे जान लेते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। अब हमें हाइब्रिडेशन के बारे में थोड़ा सा और जानना है, तो शुरू करते हैं हाइब्रिडेशन के बारे में, ताकि हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकें। अभी मैंने बेसिक बात बताई है कि एक sp हाइब्रिडेशन होता है, एक sp2 हाइब्रिडेशन होता है, एक sp3 हाइब्रिडेशन होता है। उसको कैलकुलेट करना सिखाएंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो शुरू करते हैं। देखिए, अपने पास कार्बन था, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है,
क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन को ही स्टडी करना है। एटॉमिक नंबर होता है 6, 2, 4, या फिर ऐसे लिख लीजिए 1s2 2s2 2p2। देखिए यहां पे 2s2, यहां पे 2p2, 1 2 3 4। अब मेरे पास जैसे कि ये तो ग्राउंड स्टेट की बात थी, जीएसटी बोले तो ग्राउंड स्टेट। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आएगा, जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है ऑर्बिटल्स का मिल जाना, ऑर्बिटल्स का मिल जाना। तो ये एक ऐसा ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके नेक्स्ट में पहुंच जाएगा। देखिए जैसे ही नेक्स्ट में जंप करके पहुंच जाएगा, जो मेरे पास 2s और 2p है, अब मेरे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकते हैं। कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड। यानी कि कार्बन कितने मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट बोला जाता है, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल से ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए बात की क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात आपको ये समझनी होगी कि कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकता है। अब मैं डिफरेंट केसेस लूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो शुरू करते हैं। आपको ये पता लगा कि 4 बॉन्ड कैसे होंगे, क्योंकि ये अनपेड कर देगा। अब डिफरेंट केसेस लेंगे जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। डिफरेंट केसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट केसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से मतलब हाइड्रोजन होगा या कार्बन होगा। पहले हम हाइड्रोकार्बन सीखेंगे बेसिक, फिर हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में 1 2 3 4, दिस इज 2s2, दिस इज 2p2। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा 1 2 3 4। देखिए बेटा इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक में काम आने वाला है, ये बेसिक है ऑर्गेनिक का, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मेरे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। माना कि मेरे पास शुरुआत में सिर्फ 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास, मेरे पास हाइड्रोजन जो है 1s1 होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हर मेरे पास 4 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन। इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, इसके हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बॉन्ड बना लिया। मैंने आपको बताया कि जब दो ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके बीच में पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा? वेरी ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब मेरे पास एक नया हाइड्रोजन है, जो नया हाइड्रोजन है वो अगेन कार्बन के ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो जो नया वाला हाइड्रोजन है वो फिर से क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये अगेन मेरे पास नया हाइड्रोजन है, तो पहला बॉन्ड इसका कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा। ये अगेन मेरे पास एक नया हाइड्रोजन है, तो ये अगेन हाइड्रोजन के जो कार्बन के ऑर्बिटल के साथ पहला बॉन्ड कौन सा बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए अब मेरे पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? एक s में और 3 p में। यानी कि मैं इसकी कह सकता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक s ऑर्बिटल के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड। यानी कि कैसा हाइब्रिडेशन आ गई? हाइब्रिडेशन जब एक कार्बन था मेरे पास और उसके साथ कितने हाइड्रोजन लिए? मैंने 4 हाइड्रोजन लिए। तो मेरे पास हाइब्रिडेशन की शेप क्या आई? sp3 आई। क्या हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 आया। और जो sp3 हाइब्रिडेशन होती है उसमें शेप क्या होती है? जैसा कि मैंने अभी बताया, टेट्राहेड्रल। कैसी शेप आएगी? टेट्राहेड्रल। यानी कि मेरे पास एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इस तरह से कार्बन की बीच में
हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 109.28 मिनट्स। टेट्राहेड्रल में ये एंगल होता है और मेरे पास 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे कार्बन से और जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी स्ट्रक्चर और जो हाइब्रिडेशन होगी दैट इज sp3। आई होप आपको बात समझ आ गई। अगर कोई आपसे पूछता है कि CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो वैसे आपको पता लग गया 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कितने बॉन्ड्स हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पहला बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, पहला बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, पहला बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में पहला। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 4 हो गए। चलिए एक और केस लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा sp3 क्यों है। एक नया केस और लेते हैं। एक जो नया केस लेंगे उसमें ये है कि फिर से मैंने एक्साइटेड स्टेट में लेके आया। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में लेके आया 1 2 3 ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा और अपने पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब मैंने क्या करा, मैंने 3 हाइड्रोजन लिए और एक कार्बन लिया। 3 हाइड्रोजन लिए और एक कार्बन लिया। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने यहां बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन। कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास है। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मैंने एक ले लिया। 3 ये कहीं और बॉन्ड बना रहा होगा उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ इतना समझा कि इस कार्बन से मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस कार्बन ने मुझे दे दिया। तो अगर अब मैं देखता हूं तो मेरे पास फिर से ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा है, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा है, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि हाइड्रोजन ने पहला बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन ने पहला बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन ने पहला बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने पहला बॉन्ड बनाया है। तो इस सिग्मा बॉन्ड, अभी मैं आपको पाई बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं पहला बॉन्ड क्या बोल रहा हूं। तो इस तरह की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर भी जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 3 p ऑर्बिटल्स में सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन अगेन क्या होगी, sp3। और sp3 होगा तो शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल होगा तो एंगल कितना होगा, 109.28 मिनट्स। चलिए मैं देख लेता हूं कि स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। कि मेरे पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और कार्बन है। हालांकि कार्बन में 3 और बॉन्ड बना रखे हैं कहीं और, उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं, यहाँ इस कार्बन की बात कर रहा हूं। तो जो एक कार्बन है ये कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, जो सिंगल बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के पास, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और ये टेट्राहेड्रल। चलिए जी बहुत अच्छा। यानी कि देखो कार्बन ने कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी दिखाई कि कार्बन अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ गया, और कार्बन ने ये भी बताया कि sp3 है, कार्बन ने ये भी बताया कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन ने ये भी बताया कि 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन भी जुड़ सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं हम। नेक्स्ट केस में फिर से मैंने कार्बन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया और ये इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गया। अभी मैंने सिर्फ एक कार्बन लिया था और 3 हाइड्रोजन लिए थे। अब मैंने क्या करा, 2 हाइड्रोजन ले लिए और 2 कार्बन ले लिए। अब एक हाइड्रोजन है, इसका पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया। कार्बन के पास, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपने को कितना चाहिए, 1। तो अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। 4 के बारे में हम बात अभी नहीं कर रहे, और इस क्योंकि मुझे अभी सिर्फ एक कार्बन से सीखना है। तो जो ये कार्बन है इसके पास भी 4 बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 3 बॉन्ड ये रहे, और 4th इलेक्ट्रॉन हमने को एक ही चाहिए तो एक ले लिया। तो यानी कि एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन जुड़ गए। तो ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। कार्बन ने पहला बॉन्ड बनाया है जो कि सिग्मा बॉन्ड है, इस वाले कार्बन ने भी पहला बॉन्ड बनाया है ये सिग्मा बॉन्ड है। टोटल मेरे पास हाइब्रिडेशन देखूं, पहला सिग्मा बॉन्ड s में है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ p में, फिर दूसरा बॉन्ड भी p में, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड भी p में, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ s पे एक सिग्मा बॉन्ड, p पे 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। वैसे बोलेंगे sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब कहानी समझते हैं इसको। कहानी ये है कि अपने पास एक कार्बन था, इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच हुआ, इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन ये अटैच हुआ, एक कार्बन ये अटैच हुआ और एक हाइड्रोजन ये अटैच हुआ। आप कैसे भी रख सकते हैं, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने थोड़ा स्टाइलिश वे में लिख दिया है। तो देखिए कार्बन, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, कार्बन ने इसके साथ एक, हाइड्रोजन इसके साथ एक। ये वाला कार्बन आगे जाके क्या कर रहा है मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, मैं इसके बारे में। आगे इसके बारे में भी सीखेंगे, शुरुआत तो बेसिक से करेंगे ना। तो मैंने इस वाले कार्बन के बारे में भी सीख लिया कि ये वाला जो कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, चार अपने पास सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि चारों के चारों के सिंगल बॉन्ड है, पहला बॉन्ड है। दूसरी बात मुझे समझ में sp3 हाइब्रिडेशन है, क्योंकि क्यों है sp3 हाइब्रिडेशन है, 1 2 3 और 4, पहला s 2 3 p के ऑर्बिटल्स जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, टेट्राहेड्रल हो गया। अच्छा जी, ये वाली बात भी समझ में आ गई। अगर क्या ऐसा हो सकता था कि 3 कार्बन बॉन्ड्स आ जाएं, 3 कार्बन एलिमेंट्स आ जाएं, बिल्कुल हो सकता था। ये वाला चौथा कार्बन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहां पे दे दिया, बाकी सारे के सारे 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो यहां पे भी क्या हो जाता है, एक कार्बन यहां आ जाता, फिर से हाइब्रिडेशन तो वही रहती ना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, पहला s के अंदर और 3 p के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अच्छा, कार्बन के पास एक कार्बन के पास 3 कार्बन और एक हाइड्रोजन। अब आप कहोगे सर एक और लगा दो, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक कार्बन नहीं है ना, इसके 4 बॉन्ड से मुझे कोई मतलब नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, पहला बॉन्ड बनाया सिग्मा बॉन्ड, तो अपने पास जो कार्बन है वो चारों तरफ कार्बन से अटैच हुआ, पहला कार्बन। अब ये जो कार्बन है चारों कार्बन से अटैच हुआ, जब ये चारों कार्बन से अटैच हुआ तो मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन हो गए और 4 ही सिग्मा बॉन्ड हो गए। हाइब्रिडेशन देखूंगा मैं, एक s के अंदर है और 3 p के अंदर है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। sp3 में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल होता है इस तरीके से। ये तो पहला सिग्मा बॉन्ड की बात है। चलिए अब मैं थोड़े से जो मैं बार-बार कह रहा था ना कि पहला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पहला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अब दूसरा क्या बनाता है, मैंने आपको बताया पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरा बॉन्ड क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। इस केस को भी हम देख लेते हैं। अब मैंने क्या करा, फिर से एक्साइटेड किया, जैसे ही एक्साइटेड किया मेरे पास 1 2 3 4, अब देखिए हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, इस बार मैंने एक कार्बन लिया, क्या लिया, एक कार्बन। अभी मैं 2 कार्बन नहीं ले रहा, एक कार्बन ले रहा हूं, और मैंने छोड़ दिया कि सिर्फ मेरे पास 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है। क्या कर सकते हैं, पहला हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इन बेचारों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, अपने को कितने चाहिए, 2, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड बना लिया इस कार्बन ने, इस वाले कार्बन ने इस वाले ऑर्बिटल के साथ पहला बॉन्ड बना लिया। अगर यही वाला कार्बन इसी वाले कार्बन के साथ दूसरा बॉन्ड बनाएगा, यानी कि दूसरा लोन पेयर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तो दूसरा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड कार्बन ने इस ऑर्बिटल के साथ बनाया वो सिग्मा बॉन्ड, इसी वाले कार्बन ने इसी वाले ऑर्बिटल के साथ जब दूसरा बॉन्ड बनाया तो पाई बॉन्ड बना। क्या बना, पाई बॉन्ड। अब बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। अगर मैं हाइब्रिडेशन को देखूं तो एक s ऑर्बिटल के अंदर है और p के अंदर कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि हाइब्रिडेशन में क्या हो जाएगा, sp2। पाई का कोई रोल नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर हो गई। पहला सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, तो ये आपके पास आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या आ गया, sp2 हाइब्रिडेशन, यानी कि आपके पास ये जो आया है एक sp2 हाइब्रिडेशन जो होता है उसमें आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आता है। कैसा आता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आता है। अब देखिए मेरे पास, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं, ये कार्बन है, इसने दूसरे वाले कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया और दूसरा पाई बॉन्ड बनाया। ये मेरे पास ये वाला जो ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, इस कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ, एक कार्बन ए है और एक कार्बन बी है, तो
तो कार्बन ए ने कार्बन बी के साथ बॉन्ड बनाए दो, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। इस कार्बन ए ने दो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाए हैं, पहला बॉन्ड ये रहा और दूसरा बॉन्ड ये रहा। अगर मैं इसकी शेप देखूं ध्यान से तो आपको ट्रायंगल प्लेनर दिख रही होगी, आपको ट्रायंगल प्लेनर दिख रही होगी। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें आपके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा। कार्बन कार्बन के बीच में लेकिन बॉन्ड कितने हैं, दो, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो दिस इज अबाउट द कि अगर मेरे पास दो कार्बन है, एक कार्बन है तो वो दो बॉन्ड बना रहा है। बाकी हालांकि ये भी आगे जाके अपने दो बॉन्ड्स कहीं और पूरे कर रहा होगा क्योंकि बॉन्ड तो बनाया गई। चलिए आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई। इसको मैं ओवरऑल भी समझा दूंगा आपको। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में समझा रहा हूं ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि बेसिक, मैंने चैप्टर का नाम ही रखा है ना बेसिक कंसेप्ट। चलिए अगर मैं फिर से लेता हूं जीएसटी तो 1s2 2s2 ऐसे लिख लेते हैं, पहले एटॉमिक नंबर से ये लिखा हुआ है। चलिए जीएसटी तो 2s2 एंड 2p2 2p2 1 2 3 4। अब मैंने क्या किया, एक्साइटेड किया। सबसे पहले तो बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में आना जरूरी है। कुछ अपने आप आ जाते हैं, किसी को एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ता है। कार्बन अपने आप एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। अब देखिए मेरे पास एक हाइड्रोजन है और पहले एक हाइड्रोजन और एक कार्बन है। अब मैं कह रहा हूं नहीं, मेरे पास एक हाइड्रोजन और एक कार्बन है, क्योंकि कार्बन तो 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके साथ एक पहला बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहला बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये दूसरा बॉन्ड भी बना सकता है और ये तीसरा बॉन्ड भी बना सकता है। इस कार्बन ने इसी वाले ऑर्बिटल के साथ पहला बॉन्ड जो बनाया वो सिग्मा बॉन्ड, इसी वाले कार्बन ने इसी वाले बॉन्ड ऑर्बिटल के साथ जो दूसरा बॉन्ड बनाया है वो पाई बॉन्ड, इसी वाले कार्बन ने इसी वाले ऑर्बिटल के साथ जो तीसरा बॉन्ड बनाया वो भी पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी सारे बॉन्ड पाई। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन जान लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब जब मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो मुझे पता है सिग्मा बॉन्ड एक s के अंदर और एक p के अंदर है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, sp। क्या लिखना पड़ेगा, s और p, sp, एक s के अंदर और एक p के अंदर। क्या मैं sp2 लिखूं, नहीं लिख सकता क्योंकि दूसरा वाला जो p है उसमें पाई बॉन्ड है। sp3 भी नहीं लिख सकता क्योंकि सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, p के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp। अगर p के अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड होते तो sp2, अगर p के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होते तो sp3, लेकिन सिग्मा बॉन्ड है कितना p के पास, सिर्फ एक, इसलिए sp। और मैंने बताया जो sp हाइब्रिडेशन होती है उसकी शेप होती है लीनियर। कैसी होती है, लीनियर। तो मेरे पास जो सेंट्रल एटम है ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जिसको Ca बोल रहे हैं, ये रहा Ca, ये दूसरे वाले कार्बन Cd के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। Ca है जो Cb के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड पाई। सेंटर में सिग्मा होता है, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, सॉरी सिग्मा के अबव और बिलो ये पाई बॉन्ड होगा। हालांकि कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा, फोर्थ बॉन्ड वो कहीं और किसी और के साथ बना रहा होगा। और कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी तो है, Ca के पास एक हाइड्रोजन भी तो है, ये रहा। अगर मैं इसकी शेप देखूं तो कैसी दिख रही है आपको, लीनियर। कैसी शेप दिख रही है, लीनियर। आई होप आपको एक वाली बात समझ में आ रही होगी कि इस तरह से हाइब्रिडेशन जान सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी इसके कुछ और केसेस भी जानते हैं, कुछ और केसेस भी जानते हैं। तो आपको एक बात और बता दूं, अभी और बातें बताएंगे, बातों पे बातें बताएंगे। देखिए ये जो मैंने अभी आपको सिखाया, मैंने आपको जो ओवरऑल बात सिखाई है वो ये बात सिखाई है कि जितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उतना ही आप sp हाइब्रिडेशन लिख दीजिए। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। यानी कि अगर मैं एक छोटी सी लाइन में बात करूं, सिग्मा बॉन्ड या फिर लोन पेयर, या फिर लोन पेयर भी सिग्मा बॉन्ड की तरह ही कंसीडर्ड किया जाएगा हाइब्रिडेशन में। मैं फिर से बोल रहा हूं, लोन पेयर को भी सिग्मा बॉन्ड की तरह कंसीडर करेंगे हाइब्रिडेशन में। यानी कि इफ
sum of sigma bond plus sigma bond and lone pair is equal to 2। अगर सम जो होता है सिग्मा बॉन्ड का और लोन पेयर का वो 2 हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp हाइब्रिडेशन, एक ये रहा एक ये रहा। इफ सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 3 देन ये आपके पास होगा sp2, एक s और 2 p। तीसरा केस, इफ सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर is equal to 4 then it is sp3 hybridization, इसके दो एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए जैसे ये sp2 की कहानी है, ऐसा हो सकता है कि सिग्मा बॉन्ड ही 2 बॉन्ड हो और लोन पेयर क्या हो 0 हो, तो भी मेरे पास टोटल कितना हुआ सम 2 + 0 = 2 यानी कि sp। ऐसा भी हो सकता था एक सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो तो भी टोटल कितना हो गया 2, तो यानी कि वो sp। सेम अगर मैं लोन पेयर की बात करता हूं, यहां पे सिग्मा बॉन्ड की बात करता हूं, ऐसा हो सकता था 3 सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर जो है वो 0, तो 3 + 0 = 3 यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूं। ऐसा भी हो सकता था सिग्मा बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड हो, जो मेरे पास कंपाउंड है उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो, 2 + 1 3 यानी कि 3 हो गया, 3 होने का मतलब sp2। ऐसा भी हो सकता था कि सिग्मा बॉन्ड 1 हो लोन पेयर 2 हो, तो भी टोटल क्या आ गया 3 आने का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। अब आपको कि सिर्फ लोन पेयर हो तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो हम किसको स्टडी कर रहे हैं, स्टडी तो हम कंपाउंड्स को कर रहे हैं ना, कंपाउंड तो जब बनते हैं जब बॉन्डिंग होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इफ sum of lone pair, sum of sigma bond and lone pair is equal to 4 then sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन कैसे हो सकता है कि चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हो और लोन पेयर 0 हो तो भी sp3। ऐसा हो सकता है सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर 1 तो भी sp3 हाइब्रिडेशन। ऐसा हो सकता था सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर 2 तो भी sp3 हाइब्रिडेशन। सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर 3 तो भी sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये केसेस है, यानी कि सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जो होना चाहिए ओवरऑल 4 होना चाहिए sp3 के लिए, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड 3 होना चाहिए तो sp2 के लिए, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड 2 होना चाहिए sp के लिए। sp के लिए शेप क्या होती है लीनियर, sp2 के लिए शेप या स्ट्रक्चर कैसा होता है दैट इज अ ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी एक केस आएगा जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, वो कंजुगेट सिस्टम के लिए होता है। देखिए डिफरेंट केसेस ऑफ हाइब्रिडेशन। तो अब जो मैं एक और केस सिखाने वाला हूं आपको, इफ वी हैव a structure like this C A double bond B then C having lone pair। अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसमें डबल बॉन्ड के बाद में जो नेक्स्ट कार्बन है उसके पास कुछ एलिमेंट्स जो एलिमेंट है उसके पास लोन पेयर है, तो हम एक लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, देन neglect one lone pair from C मत लिखो नहीं तो आप सब कार्बन समझ में लगोगे, from Z then neglect one lone pair from Z, तो Z से आप neglect कर सकते हैं। for example आपके पास था CH2 डबल बॉन्ड CH,
OH। देखिए सबसे पहले तो इस कार्बन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। CH2 है तो HH अलग लगते हैं। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन आप बता सकते हैं क्या? बताइए क्या होगी इस कार्बन की? अगर आपको हाइब्रिडेशन जाननी है तो मैं बता दूं, 1 2 3 4, तो अपने पास चार में से एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो मेरे पास ये हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा? sp3 sp2। लेकिन अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? इस वाले कार्बन की बात करता हूं, तो मेरे पास यहां पे इस वाले एलिमेंट्स की बात करता हूं, इस वाले की बात करता हूं, तो मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, 3 और 4, यानी कि लोन पेयर अपने पास 2 हैं और सिग्मा बॉन्ड भी अपने पास 2 हैं। ये तो आप स्टडी कर लोगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो सिग्मा बॉन्ड भी, लोन पेयर भी कितने हैं? 2, सिग्मा बॉन्ड भी कितने हैं? 2, तो टोटल कितना होना चाहिए था नंबर? 4 का मतलब sp3। तो क्या ये sp3 हाइब्रिडेशन है? जी नहीं, ये sp3 हाइब्रिडेशन नहीं है। सर फिर इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? इसकी हाइब्रिडेशन के लिए आपको क्या करना है? नेगलेक्ट 1 लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर 2 थे तो मैं कितना मानूंगा? 1 लोन पेयर मानूंगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर ये 3 हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिड। सेम केस चलेगा हर जगह सेम केस चलेगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है वो आ रहा है कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, C लोन पेयर एंड देन CH2 है और एक लोन पेयर है, C डबल बॉन्ड हो दिस। अगर इस सिस्टम को देखें तो आपको सेम समझ आएगा, यानी कि आपने देखा कि जो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है, पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड भी होता है, आप बंद करके बता सकते हो। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 3, लोन पेयर कितने हो गया? 1, टोटल कितना आना चाहिए था? 4। जल्दी बोलो, टोटल कितना आना चाहिए था? 4। सोना नहीं, जगे रहो। तो टोटल जैसे 4 आना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा? sp3 हाइब्रिडाइज लिखूंगा। क्या लिखूंगा? sp3 हाइब्रिड। तो क्या ये सही बात होगी? नहीं, ये सही बात नहीं होगी। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लोन पेयर को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। एक लोन पेयर को नेगलेक्ट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए मैं इसे नेगलेक्ट कर दूंगा। जैसे नेगलेक्ट करूंगा सिग्मा प्लस लोन पेयर 0 इज इक्वल टू 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपके पास क्या आ जाएगी? हाइब्रिडेशन 2 आ जाएगी, sp2 आ जाएगी। चलिए, क्या आपको ये बात क्लियर होती है? आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। एक केस और देख लेते हैं। जैसे हमने लोन पेयर लिया वैसे ही हम नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। देखिए नेगेटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ये होगा कि मेरे पास एक सिस्टम है, A डबल बॉन्ड B देन D। यहां D पे एक नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज। अगर मेरे पास कभी ऐसा सिस्टम आता है, ऐसा जब सिस्टम आएगा देन ऑलवेज नेगलेक्ट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हमें, नेगेटिव चार्ज का मतलब कि जो होगा सिग्मा बॉन्ड की तरह ही, लोन पेयर की तरह ही लोन पेयर की तरह ही काम करेगा वो। तो नेगलेक्ट द नेगेटिव चार्ज, तो हम नेगेटिव चार्ज को हम नेगलेक्ट कर देंगे, और जैसे हम नेगेटिव चार्ज को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो हाइब्रिडेशन आएगी वो आपकी अपनी ओरिजिनल हाइब्रिडेशन होगी। जैसे कि एक केस ले लेते हैं, मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड C NH2 नेगेटिव। अब मैं ध्यान से देखूं तो इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 और 4 एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को भी हम सिग्मा की तरह कंसीडर करते हैं। नेगेटिव चार्ज को भी हम हमेशा सिग्मा की तरह कंसीडर करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, नेगेटिव चार्ज को भी हम सिग्मा बॉन्ड की तरह ही कंसीडर करते हैं। तो जैसे मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 और 4
4 आने का मतलब क्या होगा, 4 आने का मतलब sp3 होना चाहिए। तो क्या ये sp3 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, sp3 नहीं होगा, बिकॉज नाइट्रोजन से जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड है, और ऐसे सिस्टम में हम हमेशा नेगेटिव चार्ज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जैसे हम नेग्लेक्ट करेंगे हमारे पास नंबर आएगा 3। नंबर 3 आने का मतलब है ये sp2 हाइब्रिडेशन है। कैसा है? sp2 हाइब्रिडेशन। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आती है? क्योंकि ये केसेस आएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, क्या हाइब्रिडेशन है, तो आपको आना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है। चलिए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के, ताकि आपको मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आपने कुछ सीखा है। मेरे पास एक मीथेन है, calculate the number of sigma bond and pi bond. CH2 double bond CH CH3. Calculate the number of sigma bond and pi bond, and CH2 CH negative double bond CH2. So calculate the number of sigma bond and pi bond. आंख बंद करें बिना, 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड 4, पाई बॉन्ड 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए? अब आएगा आपके पास कार्बन H, ओपन कर लीजिए स्ट्रक्चर को, ओपन कर लीजिए, 1 2 3, टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहोगे सर दूसरा वाला तो पाई, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 8। पाई बॉन्ड कितना हो गया? 1। हाइब्रिडेशन किसकी निकालूं? इस वाले कार्बन की निकालूं। ये CA1 है, ये B है, और ये D है। तो CA में सिग्मा CA के लिए हाइब्रिडेशन अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? 1 2 और 3, यानी कि sp2। अगर मैं B के लिए बात करूं हाइब्रिडेशन क्या होगी? 1 2 और 3, यानी कि CB की भी हाइब्रिडेशन sp2। अगर मैं D के लिए बात करूं, CD के लिए sp3। तो इस तरह से आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी निकाल सकते हैं और हाइब्रिडेशन भी निकाल सकते हैं हर किसी एक कार्बन की। चलिए यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बहुत गड़बड़ है, दोबारा से कोशिश करो इस वीडियो को फिर से शुरुआत से देखने की, ताकि आपको बात समझ में आए। इतनी बात समझ में आने के बाद थोड़ी सी मैं बातें और करूंगा, क्योंकि आगे जाके आप सीखोगे कार्बोकैटायन होता है, कार्बन आयन होता है, कार्बिन होता है, फ्री रेडिकल होता है। तो जो आगे जाके सीखोगे वहां का उस चीज का बेस यहीं से है। तो देखिए डिफरेंट केसेस में एक केस और लेते हैं। मेरे पास GST की बात कर लेता हूं मैं, ग्राउंड स्टेट 1 2 3 4 5। चलिए यहां तक मैंने क्या करा, सॉरी 1s2 2p2 कार्बन के लिए, ये ग्राउंड स्टेट है। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा, तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैंने क्या करा, मैंने बोल दिया कि मेरे पास 4 हाइड्रोजन नहीं है, या तो मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, या फिर मेरे पास एक कार्बन है जो कि सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड उसने कहीं और बना रखे हैं, यानी कि टोटल आपके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड सिग्मा, तीसरा बॉन्ड भी सिग्मा। अब इस कार्बन के जो तीनों बॉन्ड्स हैं ये तो फ्री नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? एज इट इज रह गया। जब इलेक्ट्रॉन एज इट इज अनपेयर्ड रह जाता है, देखिए 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, यहाँ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ कार्बन के साथ, किसी के साथ भी बना ले, और एक इलेक्ट्रॉन बच जाए, इस तरह की सिचुएशन को हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। तो इस तरह की कार्बन्स को हम बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल्स। ये केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा रिएक्शंस में। फ्री रेडिकल की रिएक्शंस होती हैं, सो आपको पता होना चाहिए फ्री रेडिकल क्या होता है।
3 बॉन्ड बना लिए, चौथा बॉन्ड नहीं बनाया, चौथा बॉन्ड एज इट इज छोड़ दिया, तो इसे बोलेंगे फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि फ्री रेडिकल क्या होता है। एक और बात जानना चाहता हूं, एक और फ्री रेडिकल आपको समझ में आ गया। इस बार वो पहले तो वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही बोल रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस बार भाई साहब आए, हाइड्रोजन आया या कोई कार्बन चेन आई, कार्बन चेन को मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कार्बन चेन का मतलब सिर्फ एक कार्बन दे रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन आया, ये कार्बन चेन आई, उसने कहा कि अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस हाइड्रोजन से ले लिया, इस हाइड्रोजन से ले लिया, यह सोच सकता था इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड ले लिया, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड ले लिया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रह गए? ऐसे ही रह गए। मैंने उसमें हाइब्रिडेशन नहीं सिखाया, इसमें हाइब्रिडेशन सिखा देता हूं। सेम प्रोसेस होगा, आपको काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन होगा फ्री रेडिकल्स में। sp3 नहीं होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। चलिए, तो यहाँ हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह गए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये पेयर्ड फॉर्म में हो सकते हैं या फिर ये अनपेयर्ड फॉर्म में हो सकते हैं। देखिए लोन पेयर की बात अलग थी, लोन पेयर के लिए केस अभी मैं बताऊंगा कि वो जो लोन पेयर है जो सिग्मा बॉन्ड की तरह काम करता है वो कौन सा बॉन्ड था, अभी मैं बता रहा हूं इसके लिए। देखिए अब ये अनपेयर्ड की तरह भी रह सकता है और पेयर्ड की तरह भी रह सकता है। मान लीजिए अभी ये अनपेयर्ड की तरह है, कैसे है? अनपेयर्ड की तरह। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कार्बन ने क्या करा, यहाँ हाइड्रोजन के साथ या किसी चेन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ या किसी सिंगल चेन के साथ एक बॉन्ड बनाया, अपने पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस सिचुएशन को हम कार्बीन बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कार्बीन। कार्बीन। और जो कार्बीन होता है ना, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसे बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। ये अभी कार्बन सिंगल है, सिंगलेट कार्बीन। और जो सिंगलेट कार्बीन होता है ना, उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक S और एक P, यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन होगा। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए कार्बीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बीन बहुत काम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कार्बीन में एक सिंगलेट होता है और एक ट्रिपलेट होता है। सिंगलेट और ट्रिपलेट की वजह से सिस एंड ट्रांस की फॉर्मेशन हो जाती है, जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो आज ही आपको पता होना चाहिए कि सिंगलेट कार्बीन होता क्या है। जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया ऐसे ही, तो सिंगलेट होगा। क्या होगा? सिंगलेट। अब आप कहोगे सर जी 2 इलेक्ट्रॉन से तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन भी रहती है कि जब हम लोन पेयर लगाते हैं तो कई बार नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, कई बार हम नेगेटिव चार्ज नहीं लगाते। तो देखिए अगर इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं रखेगा, सिर्फ लोन पेयर रखेगा, जो मेरे पास सिंगलेट की फॉर्म में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं, सिंगलेट वाली बात समझ में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो लोन पेयर होता है, अब देखो ये लोन पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे काम करता है? सिग्मा बॉन्ड की तरह। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2, और सॉरी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 2 और 3। अगर 3 आएगा तो क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडेशन। क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडेशन। और जब sp2 हाइब्रिडेशन होती है, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन या चेन, यहाँ हाइड्रोजन या चेन जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इस बार मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में है, और जब पेयर्ड फॉर्म में है तो ये भी कार्बीन ही है, तो ये भी कार्बीन ही, लेकिन इसे हम ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन। और ट्रिपलेट कार्बीन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। आई होप आपको ये वाली बातें भी समझ में आ गई होगी। चलिए एक बात और सीख लेते हैं, ये रेडिकल्स है जो आपको जानने जरूरी है, बहुत काम आने वाले हैं। कार्बोकटायन, अभी मैंने आपको सिखाया फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बन क्या होता है। अब मैं सिखाऊंगा आपको कार्बोकटायन क्या होता है, कार्बोकटायन क्या होता है। देखिए
मेरे पास कार्बन था, एटॉमिक नंबर 6 था, 1s2 2s2 2p6, तो मैंने लिखा GST ग्राउंड स्टेट 1s 2s एंड 2p6। 2s को लिखने की 1s को लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं वही इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ये हो गया जी आपका ग्राउंड स्टेट। अब मैंने बात करी एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में शुरुआत में क्या हुआ कि शुरुआत में हाइड्रोजन थी या कार्बन चेन थी, हाइड्रोजन थी या कार्बन चेन थी, हाइड्रोजन थी या कार्बन चेन थी, हाइड्रोजन थी या कार्बन चेन थी। इसने क्या करा, इन्होंने पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं सबके पास, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया एक एक बॉन्ड बनाने के लिए। हम सोच रहे हैं वेरी गुड, ये सिचुएशन आ गई, कार्बन है जी, कार्बन ने चारों तरफ बॉन्ड बना दिए, या तो चेन बना दी या H हाइड्रोजन बॉन्ड, या तो चेन या हाइड्रोजन। R मतलब चेन, चेन मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन के पास एक कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रहा है, दूसरा बॉन्ड कहीं और जाके बना रहा है, कहीं और इधर जाके बना रहा होगा, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती। ऐसी बात समझ में आने बाद मुझे अपना मार्कर चेंज करना पड़ेगा, तो चेन खत्म हो गई इसमें शायद। सो यहां तक होने के बाद यहां पे भी कार्बन और हाइड्रोजन, बहुत अच्छी बात है। इतना होने के बाद इसमें एक नेक्स्ट स्टेप और होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें रिमूवल ऑफ R और H होता है, रिमूवल ऑफ R और H, यानी R हो सकता है, H हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल है, कोई अलग मॉलिक्यूल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कोई भी सिंगल बॉन्डेड है। अब जैसे ही रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ब्रेकेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ब्रेक ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और इस जो ये वाले हैं ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इनके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो ये क्या बताएगा, कार्बन ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए RH 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 और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है तो सिग्मा बॉन्ड कितने रह गए, 1 2 3, या फिर 1 2 और 3, और इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। इस बात को थोड़ा सा और ब्रीफ में चलिए अब जानते हैं। मेरे पास एक कार्बन था, कार्बन के साथ या तो हाइड्रोजन या कोई चेन अटैच्ड है, अगेन हाइड्रोजन या चेन अटैच्ड है, हाइड्रोजन या चेन अटैच्ड है, और मेरे पास जो कार्बन है उसके पास कोई एलिमेंट अटैच्ड है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। मान लीजिए हैलोजन है, क्या है, हैलोजेंस, हैलोजेंस विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। देन अगर इस बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, देन ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैलोजन अपने साथ लेके चला जाएगा X नेगेटिव की फॉर्म में। देन हमारे पास R या फिर CH, R या H यानी कि चेन या हाइड्रोजन, चेन या हाइड्रोजन, प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। देन मेरे पास इस तरह का जो कार्बन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आया, एक ऐसा कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है उसे बोलते हैं कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। आगे जाके हम कार्बोकटायन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी जस्ट बेसिक, क्योंकि मुझे हाइब्रिडेशन बतानी है पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ, तो मेरे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 3, लोन पेयर कुछ है नहीं, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव जो होगा वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ जाए देन क्या होगा, देखिए मेरे पास एक कार्बन, कार्बन के पास अगेन हाइड्रोजन या कार्बन चेन, अगेन कार्बन चेन या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगेन कार्बन चेन या हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो मेरे पास एक मेटल है विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन, यानी कि इस मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की। तो ये सारे के सारे जो ये मेरे पास ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास चले जाएंगे अगर ये बॉन्ड टूटता है तो टूटने के बाद M पॉजिटिव हो जाएगा, और आपके पास जो चेन बनेगी, आपके पास जो चेन बनेगी
उसमें मेरे पास एक लोन पेयर आ जाएगा। अब इसके हाइब्रिडेशन को समझेंगे, इसके हाइब्रिडेशन को समझेंगे तो 1 2 3, तो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 3, लोन पेयर कितना हो गया 1, तो टोटल नंबर कितना आया 4। अगर 4 आया तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है sp3 हाइब्रिडेशन। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि हाइब्रिडेशन में नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर तो पार्ट, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। जब सिर्फ अपना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, जब सिर्फ अपना ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो लोन पेयर, लेकिन अगर ये दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यहाँ पे मेटल का भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है इसे हम कार्बो अनायन बोलते हैं, कार्बो एनायन। और हाइब्रिडेशन में लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए sp3 हाइब्रिडेशन। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडेशन से रिलेटेड। देखिए मेरे पास एक कार्बन था, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन और एक कार्बन। इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज और CH, यहाँ CH2, यहाँ CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और यहाँ CH। देखिए हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाना है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन के हाइब्रिडेशन के लिए जो नेगेटिव चार्ज आएगा तो लोन पेयर है, तो मेरे पास लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना हुआ 4। अगर 4 तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया sp3 हाइब्रिडेशन। इस वाले कार्बन की बात करूं, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड 4। अगर ये 4 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले कार्बन की बात करूंगा तो कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई। मैंने आपको बताया दो एलिमेंट्स के बीच में, दो कार्बन के बीच में, दो मेटल, दो किसी भी कंपाउंड्स के बीच में पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा और तीसरा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए 3। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, इसीलिए मेरे पास जो हाइब्रिडेशन होगी वो होगी sp2 हाइब्रिडेशन। सेम केस यहाँ होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड हुआ, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 3, टोटल 1 2 3, इसलिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 4। अगर 4 हो गए तो ये भी sp3 हाइब्रिडेशन। आई होप आपको सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में पता लग रहा होगा। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि पूरे क्वेश्चन में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो आपको काउंट करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 12 एंड पाई बॉन्ड कितना हो गया 1। हाइब्रिडेशन हर किसी का हमें अलग अलग पता करना है। चलिए यहां तक बात हो गई। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हम पाई बॉन्ड्स पॉजिटिव चार्ज लेके करेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेके करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि मेरे पास अगेन कोई कार्बन है CH2 एंड ये यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है पॉजिटिव। एक बॉन्ड की जगह पे तो पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ एक H भी आना चाहिए। सबसे पहले हाइब्रिडेशन जान लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज को हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 3। अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले कार्बन की बात करूंगा मैं, यहाँ H सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 4, और 4 होने का मतलब ये sp3 हाइब्रिडेशन। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड 4, तो पाई लोन पेयर तो है नहीं, यानी sp3 हाइब्रिडेशन। आई होप आपको पॉजिटिव नेगेटिव में हाइब्रिडेशन काउंट करना भी आ गया होगा, कैलकुलेट करना भी आ गया होगा कैसे करते हैं। चलिए दिस इज ऑल अबाउट द सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडेशन। अब थोड़े से स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए जो कार्बन के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है।
स्टीरियोकेमिस्ट्री में थोड़ा और ब्रीफ मतलब कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे कि हर स्टेप को जानेंगे कि किस तरह से होता है, लेकिन थोड़ा बेसिक आइडिया कि कार्बन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रक्चर लिखते हुए। देखिए सबसे पहले मैं कार्बन को सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं। मान लीजिए CH3, मेरे पास 3 कार्बन है, मेरे पास 3 कार्बन है, तो कार्बन के बॉन्ड हमेशा 4 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4। या तो बॉन्ड से सेटिस्फाई होंगे, बॉन्ड हमेशा आपके पास नंबर आना चाहिए 4। नंबर 4 किस किस की वजह से आ सकता है? या तो बॉन्ड की वजह से आ सकता है, या फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से आ सकता है, या फिर पॉजिटिव चार्ज की। तो लेकिन टोटल नंबर क्या आना चाहिए? 4। जैसे कि मेरे पास है, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो जो रिमेनिंग 3 है वो हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, यानी कि रिमेनिंग हम 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। इस कार्बन के पास सिर्फ एक बॉन्ड है, कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? सिर्फ एक बॉन्ड है, तो बच कितना गया? 3। तो मेरे पास 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये वाली बात समझिए सबसे पहले। देखिए और एक और केस लेता हूं। देखिए इस वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? एक। टोटल बॉन्ड कितना होना चाहिए? 4। टोटल नंबर कितना होना चाहिए? 4। बॉन्ड कितना? 1। बचा कितना? 3। देन CH3। ये मेरे पास कार्बन, कार्बन के पास बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 1 2। टोटल नंबर कितना होना चाहिए? 4। नंबर कितना है? 2। बचा कितना? 2। तो हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के पास टोटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। टोटल कितना होना चाहिए? 4। है कितने? 3। बचा कितना? 1। तो एक हाइड्रोजन लगा दो। इस वाले कार्बन के पास बॉन्ड कितने हैं? 2। टोटल कितना होना चाहिए? 4। बॉन्ड कितने? 2। बचा कितना? 2। चलिए बहुत बढ़िया। इस तरह से आप हाइड्रोजन लगाना सीखिए। एक और आप कुछ और कर लेते हैं। मेरे पास है कार्बन 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 और यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। अब देखिए इस कार्बन के पास कितना नंबर होना चाहिए? 4। लेकिन बॉन्ड कितना है? 1। तो बचा कितना? 3। तो मैं क्या करूंगा? 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने, कितना नंबर होना चाहिए था? 4। लेकिन बॉन्ड कितने हैं? 2। बाकी कितने क्या बचा? 2। तो 2 किससे सेटिस्फाई करूंगा? हाइड्रोजन से। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे पास इस कार्बन के पास टोटल कितना होना चाहिए? 4। है कितना? एक बॉन्ड है, चलो एक गया, एक नेगेटिव चार्ज भी है, ये भी गया। जो रिमेनिंग बचा वो क्या होगा? 2। यानी कि मुझे 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ये वाली बात क्या है? चलिए आगे की बात, इस वाले कंसेप्ट को समझते। ये कार्बन के पास नंबर कितना आना चाहिए था? 4। बॉन्ड कितना? 1। बचा कितना? 3। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3। बहुत बढ़िया। इस कार्बन के पास टोटल नंबर कितना होना चाहिए था? 4। बॉन्ड कितने हैं? 2। बॉन्ड कितने यूज कर लिए मैंने? 2 यूज कर लिए। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो एक पॉजिटिव भी गया। बचा कितना? 1। तो इस कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन की बात करूंगा। इस वाले कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना? टोटल नंबर कार्बन के पास टोटल नंबर कितना होना चाहिए? 4। लेकिन बॉन्ड कितना? 1। बचा कितना? 3। यानी कि CH3। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर। अब मैं इसका अगर मैं एक्सपेंड फॉर्म करता हूं, क्या करता हूं? एक्सपेंड फॉर्म। ये है सिंपल स्ट्रक्चर। अब हम सीखेंगे एक्सपेंड फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक्सपेंड फॉर्म ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको बिल्कुल कंप्लीटली ओपन कर दीजिए। एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन। तो एक एक बॉन्ड आपको दिखाना है, एक एक हाइड्रोजन आपको दिखाना है। इसे एक्सपेंड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपैंड फॉर्म। मैंने एक और कोई केस ले लिया, C एंड यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे पता है एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज तो 2 हो गया। 2 की जरूरत है CH। अगर मैं इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखूं तो 1 2 3 लिखने के बाद 1 2 3 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे। इसके पास एक नेगेटिव चार्ज था, तो हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे। ये रहा जी आपका ये एक्सपेंड फॉर्म। चलिए अगर पॉजिटिव होता तो मैं पॉजिटिव लगाता, बाकी ऐसे रहता। अगर कोई पूछे आपको इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप क्या कहेंगे? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और चौथा क्या है? नेगेटिव होता तो लोन पेयर भी होते हैं उसके पास। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हो गए? 4
4 का मतलब sp3। अगर वो बोले, कोई आपसे पूछता है कि इस कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका सिग्मा बॉन्ड्स है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। अब जो मैंने एक्सपेंड फॉर्म किया है, एक्सपांड फॉर्म किया है, इसके बाद एक कंडेंस फॉर्म और होती है। कंडेंस फॉर्म क्या होती है? कंडेंस फॉर्म ये होती है कि मैंने लिखा सी 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 ऐसे लिख दिया मैंने। मुझे पता है यहाँ CH3 आएगा, यहाँ 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 3, क्योंकि टोटल नंबर मुझे 4 करना होगा। देखिए ये तो CH3 है ही, CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 लगातार आ रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको कंडेंस फॉर्म बोलते हैं। कंडेंस्ड। कंडेंस फॉर्म में क्या करूंगा, मैं CH2 लिखूंगा 5 टाइम्स, देन CH3, इसे बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर एक बॉन्ड है, टोटल नंबर 4, एक गया, बचा कितना 3। कार्बन टोटल नंबर 4 होना चाहिए, 2 बॉन्ड, 4 में से 2 गए, 2 हाइड्रोजन कितने हैं 2। ये कार्बन, इसके पास 2 बॉन्ड है, टोटल होने चाहिए 4, 2 हाइड्रोजन लगाते हैं। इस कार्बन के पास नंबर होना चाहिए 4, बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, कुछ हाइड्रोजन नहीं लगाना। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, टोटल करने 4, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, टोटल करना 4, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब इस कार्बन का कंडेंस फॉर्म लिखना है मुझे। क्या लिखना है? कंडेंस्ड फॉर्म। अगर मैं इस कंडेंस फॉर्म की बात करूं तो सबसे पहले तो मैंने लिखा CH3। आपको हमेशा एक जैसे एलिमेंट्स देखने हैं। देखिए CH2 CH2 लगातार एक जैसे 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, CH2 2 बार आ रहा है। देन मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन के पास 3 CH3 लग रहे हैं, 1 2 और 3, 3 CH3 लग रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए मेरे पास एक कार्बन था, कार्बन पे एक हाइड्रोजन लग रहा था और एक 3 फिर से कार्बन लग रहे थे। कार्बन का नंबर 4 होना चाहिए 4, एक इधर दे दिया तो बचे कितने 3। कार्बन का नंबर होना चाहिए 4, एक इधर दे दिया तो 3, एक इधर दे दिया तो 3। चलिए अब इसका कंडेंस फॉर्म अगर पूछे, इसका अगर कंडेंस फॉर्म पूछे, पहले तो लिखना है 4 H, H के बाद लिखना है C के पास देखता हूं मैं 1 2 और 3, तीनों एक जैसे हैं। देन CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस। दिस इज ऑल अबाउट द कंडेंस्ड फॉर्म, दिस इज ऑल अबाउट द कंडेंस्ड फॉर्म। ये है जी आपका कंडेंस्ड फॉर्म। आपको इस कंडेंस्ड फॉर्म समझ में आ रहा होगा। अगर कोई सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछे तो वो अब आप सीख चुके हो कैसे करना है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में। अब मैं आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला सिखाता हूं। कंडेंस फॉर्म हो गया, अब आपको सिखाएंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है? देखिए मैंने अभी आपको सिखाया कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन कितने आएंगे 3, 1 प्लस 3 4, हाइड्रोजन कितने आएंगे 2, क्योंकि 2 हैं 2 जरूरत है। कार्बन का टोटल नंबर 4, 2 है 2 की जरूरत है, 2 है 2 की जरूरत है, 1 है 3 की जरूरत है, टोटल 4 का। चलिए अब मैं काउंट करूंगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डॉट रिप्रेजेंट करूंगा, देन एक लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर एक और लाइन, फिर एक और लाइन। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो मैंने लाइन ड्रॉ किया उसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहां पे भी लाइन बेंड हो रही है, जहां पे भी लाइन बेंड हो रही है वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बॉन्ड लाइन आपको समझदार समझ रहा है
बॉन्ड लाइन आपको इतना समझदार समझ रहा है कि आप अपने आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। अगर यहाँ की बात करेगा तो वो कहेगा कि एक कार्बन है, एक बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए इस वाले कार्बन के पास कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि आप जानते हैं। उसने कहा कि यहाँ पे एक कार्बन है जिसके पास 2 बॉन्ड है, तो आप इतना समझदार होने चाहिए कि आपको पता हो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। आपके पास अगर ये कार्बन होगा, बेंड जहां हो रहा है वहां कार्बन है, कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो आपको वो इतना समझदार समझता है, कंडेंस फॉर्म में आपको इतना समझदार समझ रहा है कि उसे पता है कि आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। दिस इज अ बॉन्ड लाइन फार्मूला, दिस इज बॉन्ड लाइन फार्मूला। चलिए कुछ और बॉन्ड लाइन फार्मूला कर लेते हैं। देखिए, मुझे किसी ने बोल दिया CH2 CH3 C डबल बॉन्ड H CH2। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करूंगा 1 2 3 4, तो मैं 1 2 3 4 1 2 3, तो 1 2 3 4, लेकिन 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दूंगा। बाकी वो आप कितना समझदार समझेगा कि आप हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। उसने दे दिया मुझे CH3 C CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी बॉन्ड लाइन कैसे बनाऊंगा मैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको ऐसे जिगजैग में लेना है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, बहुत बढ़िया। 2 पे एक ऊपर लाइन जा रही है CH3 के लिए, तो ये है CH3, जहां एंड होगा वहां कार्बन है। 2 पे एक और चेन चल रही है जो कि जिसके पास 2 है, 1 और 2, तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इस तरह से आप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है CH2 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 CH, देखिए इसको मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपल इस तरीके से लिख दूंगा कार्बन 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन वो आप समझते हैं कि समझदार है, बॉन्ड लाइन वाला समझ रहा है कि आपको पता है कि समझदार है। अगर इसी के अंदर, इसी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस कर दूंगा, कुछ चेंजेस कैसे कर सकते हैं? कुछ चेंजेस ऐसे कर दिए कि मैंने यहाँ CH लिखा, यहाँ CH2 लिखा, यहाँ CH लिखा, डबल बॉन्ड, देन CH2 CH, देन CH2 और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज। आपको हाइड्रोजन के बारे में सारी जानकारी है, अब मैं आपको बॉन्ड लाइन सिखा रहा हूँ सर। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1 पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, तो मैंने यहाँ लगा दिया जी डबल बॉन्ड। आई होप आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले भी अब समझ में आ गए होंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ गया होगा, सिग्मा बॉन्ड भी समझ में आ गया होगा, पाई बॉन्ड भी समझ में आ गया होगा। सो आज के स्ट्रक्चर्स की कहानी खत्म होती है। आप घर पे खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट्स आएंगे उसको हम डाउट सेशन में डेफिनेटली लेने वाले हैं। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।